ये क्या है? हाँ, तो कुछ लोग इसको ची स्क्वायर पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको चाय स्क्वायर पढ़ते हैं। दिस इज एक्चुअली काय स्क्वायर। तो दिस इज क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप लोगों को याद हो, जब हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उसमें हमने एक चीज ये टर्म पढ़ी थी क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट की, और इसमें हमने कहा था कि फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कोई ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं होती। इसमें लॉ जो है वो दो पार्टीज के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं, ठीक है जी। और लॉ जब कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा तो उसमें एसेंशियल्स का पूरा होना लाजमी नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज made by law without offer and acceptance, या in the absence of offer and acceptance is called quasi contract or constructive contract। ओके, तो आपने इन दोनों का नाम याद रखना है, quasi contract भी और constructive contract भी। अब हमने देखना है कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट इसमें शामिल हैं, कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि जिनको लॉ कहता है जनाब मैंने कॉन्ट्रैक्ट कह दिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट आइंदा के बाद। वो जनाब सबसे पहले इसमें जो चीज़ आती है वो है सप्लाई ऑफ बेसिक नेसेसिटीज। इसमें कौन कौन से क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट शामिल है जनाब? सप्लाई ऑफ बेसिक नेसेसिटीज। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने माइनर का एक केस किया था, माइनर एक्ट हमने पढ़ा था ना, याद है? और उसमें हमने कहा था कि माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट करेंगे तो वो क्या होगा? वॉइड हैव एन इशू। और उसके हमने एक एक्सेप्शन पढ़ी थी कि अगर माइनर के हक में कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वैलिड होगा। और उसमें मैंने कहा था कि इसकी एक और एक्सेप्शन है, और लेकिन हम इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ेंगे क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और थोड़ा सा मैंने उसके बारे में बताया था कि अगर माइनर को उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए, उसको बेसिक नेसेसिटीज़ जो भी उसका जो गार्डियन है अगर वो प्रोवाइड करेगा तो उसके लिए माइनर की जो प्रॉपर्टी होगी इट विल बी लायबल टू कंपनसेट द अमाउंट। याद है ना? वो यही कॉन्ट्रैक्ट था। इसमें माइनर ने कोई ऑफर नहीं करवाई, ना ही गार्डियन ने कोई ऑफर को एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर भी लॉ ने क्या कह दिया कि माइनर और गार्डियन के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट तय हो गया। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? कि माइनर जो है वो क्या करेगा? वो अपनी प्रॉपर्टी में से कंपनसेट करेगा किस चीज को? सप्लाई ऑफ बेसिक नेसेसिटीज को, ठीक है। और किस बंदे को कंपनसेट करेगा? इसके प्रोवाइडर के साथ। हु इज प्रोवाइडर? गार्डियन। जी सॉरी, हम भी लायबल मतलब अगर माइनर जो है वो माइनर पर्सनल लायबल नहीं है, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं इसको। वेयर अ पर्सन सप्लाइज बेसिक नेसेसिटीज टू अ माइनर, और इसमें अनसाउंड माइंड बंदा भी आ जाता है जो स्पेशल जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अनसाउंड माइंड और देयर डिपेंडेंट्स। अब डिपेंडेंट्स कौन है? जो आपकी फैमिली है, जो मदर है, जो अगर मैरिड हैं तो बीवी बच्चे जो होंगे वो आपके डिपेंडेंट्स होंगे, ठीक है, माइनर और अनसाउंड माइंड के। और देयर डिपेंडेंट्स, he is entitled to be compensated for amount equal to supply from the property of minor or unsound mind।
ओके तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेशक इसमें कोई ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं था, तो लॉ ने दोनों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया कि भाई साहब अगर तुम उसको सप्लाई कर रहे हो तो फिर उसकी प्रॉपर्टी में से तुम्हें क्या कर दिया जाएगा, कंपनसेट कर दिया। याद रखिएगा बेटा यहाँ पे प्रॉपर्टी की कंपनसेशन है, यहाँ पे पर्सनल कंपनसेशन नहीं है। लेट्स सपोज माइनर ए, मिस्टर ए एक माइनर है और मिस्टर बी उसका गार्डियन है, ये इसको मेजर होने तक 1 करोड़ रुपया खिला चुका है, इसके मेडिकल के लिए, इसके एजुकेशन के लिए, इसको डिफेंड करने के लिए, तो सारा के तकरीबन 1 करोड़ जनाब इसका लग चुका है अभी तक। तो माइनर के पास जो प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी है 10 लाख रुपए की, तो मिस्टर बी को कितना कंपनसेट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए ही कंपनसेट कर सकते हैं। ओके अगर इस बंदे की प्रॉपर्टी लेट सपोज कोई 5 करोड़ की होती, 50 मिलियन की, तो फिर सारे का सारा 1 करोड़ का 1 करोड़ क्या हो सकता था, इसको कंपनसेट हो सकता था। ठीक है, अब पहले केस में अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी है तो 10 लाख कंपनसेट होगा, बाकी 90 लाख के लिए बी मिस्टर ए को कंपेल नहीं कर सकता कि भाई साहब तुम सारी जिंदगी अब कमाई करोगे और मुझे खिलाओगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके मैं जरा पढ़ देता हूं एक दफा, देखिएगा प्लीज। इफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, अब कौन बंदा इनकैपेबल है, जो माइनर होगा या फिर जो अनसाउंड माइंड बंदा होगा, और एनीवन हुम ही इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट, मतलब उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, ठीक है, क्या होगा, इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन विद नेसेसरीज सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ। अच्छा अब यहाँ पे ना एक ये टर्म है सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ, इसका मतलब ये है कि जो उसका लाइफस्टाइल था उसी के हिसाब से। मिसाल के तौर पर अगर वो उसका माइनर एक है, अब जाहिर बात है गार्डियन कब अपॉइंट होगा, जब उसके पेरेंट्स नहीं होंगे। वो था एक अमीरजादा, अमीरजादे का मतलब जनाब वो जिसके अब्बा जी ने उसको अय्याशियाँ करवाई, अन्ना पैसा था जिसके पास। अब अगर उसका गार्डियन आएगा तो उसका लाइफस्टाइल वही मेंटेन रखेगा तो कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर वो उसको किसी ऐसे स्कूल भेज रहा है शफात के नाम से जनाब एक लाहौर में स्कूल है, पता है आप लोगों को? सॉरी नहीं पता आप लोगों को? उसकी मोंटेसरी जो जिसको आप प्ले ग्रुप, बल्कि प्ले ग्रुप जिसको कहते हैं, नर्सरी या प्ले ग्रुप, उसकी फीस एनुअल फीस उसकी कितनी होगी? वैसे मतलब कितनी होगी इसकी फी एनुअल? टर्की का स्कूल है ये बेसिकली, नहीं इतनी भी नहीं है भाई, 20-25 लाख क्या हो गया भाई, प्ले ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ। 11 लाख रुपए। आप अल्लाह ताला आपको इतना कफील करे कि आप अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाएं भाई, लेकिन एक आम आदमी के लिए 11 लाख रुपए निकालना प्ले ग्रुप के लिए थोड़ा सा ज़रा मुश्किल है। ठीक है, तो मैं लाहौर से हूँ तो मैं लाहौर ही देखूंगा। तो सुन ले भाई, एक बंदा जो अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रहा था, उसकी डेथ हो जाती है, पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है, बच्चों का गार्डियन अपॉइंट हो जाता है, अगर वो इसी लाइफस्टाइल को मेंटेन करेगा तो हम क्या कहेंगे, ये बेसिक नेसेसिटीज का हिस्सा है। लेकिन एक बच्चा एक बंदा जो अपने बच्चों को, एक स्कूल का नाम नहीं मैं लूँगा, एक छोटा सा स्कूल है जिसकी एनुअल जिसकी प्ले ग्रुप की जिसकी जो फ़ी है वो सारी की सारी है तकरीबन कोई 36,000 एनुअल फ़ी उसकी 36,000, मतलब तकरीबन कोई 3,000 पर मंथ। तो अगर वो अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ा रहा था, उनकी डेथ होगी, अब गार्डियन अगर उस बच्चे को उठा के यहाँ पे ले आए तो बेसिक नेसेसिटी का हिस्सा नहीं होगा ये, क्योंकि उसके लाइफस्टाइल जो है वो टोटली डिफरेंट हो चुकी है, तो उसको बेसिक नेसेसिटीज़ का हिस्सा हम लोग नहीं मानेंगे। फिर उसके लिए ये क्या होगा, उस बच्चे के लिए ये लग्जरीज होंगी, तो इस अमाउंट को वो अपनी प्रॉपर्टी में से एडजस्ट नहीं करवाएगा। ओके, तो जो उसके लाइफस्टाइल था उसके लाइफस्टाइल के हिसाब से ही अगर उसको कंपनसेट किया जाए, सप्लाई दी जाए बेसिक नेसेसिटीज़ की, तभी हम मानेंगे। तो फिर तो वो बेसिक नेसेसिटी आ गया ना, वो तो देगा ही देगा। अच्छा जी, फिर आगे कहते हैं जी, suited to his condition in life, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed
फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकैपेबल पर्सन। क्लियर? वही बात जो हमने आसान वर्ड्स के अंदर यहां पे लिख दी। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा जनाब। हबीब सप्लाइज नेसेसरीज टू द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ अरसलान अ माइनर। पता नहीं कौन सा माइनर है ये जनाब। इसकी वाइफ भी है अरसलान भाई की। हु इज अरसलान? अरसलान की वाइफ भी है और उसके बच्चे भी हैं और माइनर भी है वो। और हबीब ने जनाब, हबीब उसकी वाइफ, उसके बच्चों और अरसलान खुद को वो क्या कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है। हबीब कैन रिकवर एक्सपेंसेस फ्रॉम अरसलान प्रॉपर्टी इफ एनी। ये तो अंडर एज मैरिज का चक्कर नहीं हो गया। अच्छा, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 जरा देख लीजिए। मैंने जैसे बताया था कि पर्सनल लायबल नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 6 देख लीजिए। मरियम अ माइनर बायज मेडिसिन फ्रॉम जैन। मरियम हैज नो प्रॉपर्टी। जैन से उसने क्या किया, मेडिसिन उसने खरीद ली, ठीक है जी, ले ली। अब उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है ना, मरियम के पास पैसे हैं। मरियम कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनल लायबल फॉर पेमेंट, शी कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। क्योंकि वो माइनर है तो कोई बंदा उससे पेमेंट भी नहीं निकलवा सकता, ठीक है। और क्योंकि वो एग्रीमेंट भी नहीं कर सकती तो इस वजह से वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हो सकती। ओके, देखिएगा जनाब। इसके बाद इंटरेस्टेड पर्सन, ये बड़े मजे की चीज है। देखिए बेटा, अब्दुल राफे ने मुझे कहा कि सर आप फैसलाबाद में कहाँ पे रहते हैं। मैंने कहा यार मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ। सर छोड़िए अपार्टमेंट को, हमारा एक घर खाली है, वहाँ पे रेंट पे आके रहिए। मैंने कहा जी ठीक है। अब्दुल राफे ने जनाब मुझे वो घर दे दिया रेंट पे। अब मैं जनाब रेंट पे उस घर पे रहना शुरू कर दी। पहले दिन रात, दूसरे दिन पता चला जनाब एक बंदा बाहर से उसको ताला लगा रहा है घर को। मैंने कहा जी भाई क्या तकलीफ है, कौन हो तुम? कहता भाई हम इनकम टैक्स वाले हैं, इस प्रॉपर्टी का टैक्स नहीं भरा हुआ तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को सील कर देंगे। मैंने कहा भाई मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं रेंट पे रह रहा हूँ। कहता नहीं अच्छा तो आप यहाँ पे रहते हैं? मैंने कहता हाँ जी। इसको पकड़ के अंदर करो। मैंने कहा भाई मैंने पूरी बात मेरी सुन लें, मैंने बताया कि मैं यहाँ पे रेंट पे रहता हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ। कहता ठीक है फिर मालिक को बुलाएं। मैंने देखा अब्दुल राफे गायब। अब मुझे तो रहना था, जारी बात है, अगर मैं वहाँ से जहाँ जिस अपार्टमेंट में रह रहा हूँ तो मैं ऐसे तो नहीं छोड़ सकता था। वहाँ पे मैंने झगड़ा किया होगा, वहाँ पे मैंने हो सकता है किसी का सर छट फाड़ दिया हो, दोबारा वापस जाऊँगा तो वो सारे मिलके मुझे मारेंगे। तो बेहतर है कि वापस भी ना मैं जा सकता। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, मुझे क्योंकि उस घर में रहना है, मैंने एडवांस भी अब्दुल राफे को पे कर दिया था, मुझे ये रहना भी है उस घर में। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ, मेरा स्टेक है उस घर में। अब मैंने क्या किया, अब्दुल राफे की बिहाफ पे मैंने कहा कितना टैक्स है? इसने कहा जी 600 रुपये का टैक्स है। बस 6 लाख तो करें। नहीं सर आपको देख के मैंने 600 कह दिया। मैंने इसीलिए कहा कि 6 लाख है। अच्छा ओके जी, तो 600 रुपये का टैक्स है जी। अब क्योंकि मुझे इस घर में रहना था तो मैंने क्या किया जी, मैंने भाई साहब किसको टीके लगा रहे हो, क्या टीके लगा रहे हो? नहीं वो ये तो बचपन में लगाया करते थे हम एक दूसरे को टीके। अच्छा ओके जी प्लीज। तो इसने कहा, टैक्स अथॉरिटीज ने कहा कि सर ये 600 रुपये का टैक्स है। तो मैंने पे कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरा स्टेक था इस प्रॉपर्टी में। अब लॉ कहता है, अब्दुल राफे को बेशक इस चीज़ का नहीं पता, मतलब उसको ये पता है कि प्रॉपर्टी वाले इसलिए तो भागा हुआ था, ठीक है। अब अब्दुल राफे ने मुझे नहीं कहा कि सर आप पे कर दें, लेकिन क्योंकि मेरा स्टेक था तो मैंने अब्दुल राफे के बिहाफ पे क्या किया, पेमेंट कर दी। अब लॉ कहता है कि जनाब कोई ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं था, लेकिन आप दोनों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? कि आप हैं इंटरेस्टेड पर्सन, यानी कि जिसका स्टेक है। आप अगर किसी दूसरे बंदे के बिहाफ पे पेमेंट करोगे तो वो बंदा आपको रीइंबर्स करने के लिए क्या होगा, लायबल होगा। अब एज पर लॉ, एज पर कॉन्ट्रैक्ट अब्दुल राफे 600 रुपया मुझे क्या करेगा, रीइंबर्स करेगा, ठीक है। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। मैं इसको पढ़ता हूँ। कहते हैं जनाब अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड, ये इज नहीं है, इन है। हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे। समझ आई बात की? क्योंकि घर किसका था, अब्दुल राफे का था। अब्दुल राफे ने 600 रुपया पे करना था टैक्स का, जो कि उसने पे नहीं किया। लेकिन क्योंकि मैं इस पेमेंट में इंटरेस्टेड था, मेरा स्टेक था प्रॉपर्टी के अंदर,
और मैंने पे कर दिया, एंड हु देयरफॉर पेज इट, क्योंकि मेरा स्टेक था मैंने इसलिए क्या कर दिया, पे कर दिया। तो अब क्या होगा, इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड बाय द अदर, तो अब्दुल राफे मुझे क्या करेगा, रीइंबर्स करेगा। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, बाबर होल्ड्स लैंड इन सिंध ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय आजम आजिमीदार। The revenue payable by Azam to the government being in arrear, his land is advertised for sale by government. उसने लैंड जो है वो लीज पे ली हुई थी और जनाब गवर्नमेंट ने उसको उसकी नीलामी करनी शुरू कर दी। अंडर द रेवेन्यू लॉ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच सेल विल बी एनलमेंट ऑफ बाबर्स लीज। अगर वो बिक जाती है तो फिर वो बाबर की जो लीज है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अब बाबर का यहाँ पे स्टेक आ गया, बाबर का यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया। अब देखिए जनाब बाबर क्या कहते हैं, बाबर टू प्रिवेंट द सेल एंड द कॉन्सिक्वेंट एनलमेंट ऑफ हिज ओन लीज पेज द गवर्नमेंट द सम ड्यू फ्रॉम आजम। तो गवर्नमेंट को उसने पेमेंट कर दी, जितने वो आजम की पेमेंट थी गवर्नमेंट को उसने पे कर दिया। तो अब क्या होगा, आजम इज बाउंड टू मेक गुड टू बाबर द अमाउंट्स ऑफ पेड। अब आजम बाउंड है कि क्या करे, रीइंबर्स कर दे उस अमाउंट को। क्लियर? समझ आ गई बात की? इसके बाद जनाब टाइम हो गया, चलें काफी नहीं टाइम।